अखन जे हम नहीं देखती हैं। हेलो एवरीवन, मैं ऋषिकेश कर और आप सबों को आपका यह अपना चैनल कर्ण केमिस्ट्री क्लासेज पे हेलो। तो हम लोग अभी देख रहे हैं यूनिट 2 जो है, यूनिट 2 का मैंने कंप्लीट वीडियो लेक्चर डाला है। आप ये जो आपका अपना चैनल है कर्ण केमिस्ट्री क्लासेज पे, आप लोग को सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं इस चैनल को। ये आपका अपना चैनल, आप इसे जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसे आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़रूर करें। और सबसे बड़ी बात है कि जो ये यूनिट 2 है उसका वीडियो में वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3 करके टोटल है, एक प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। आप ज़रूर उस वीडियो को जाकर के शुरू से देखें ताकि आपका यूनिट 2 की तैयारी अच्छी से हो जाए। और ख़ासकर मैं उन सारे बच्चों के लिए कह रहा हूं जो बच्चे 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं। 2026 में जो भी बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए यह ज़बरदस्त लेक्चर रहेगा, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले जो अभी हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के पढ़ने के दौरान मैंने बताया था कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज 4 टाइप्स के होते हैं। पहला रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा हम लोगों ने देखा था एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड में हम लोगों ने देखा था फ्रीजिंग पॉइंट था ना, हाँ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वाष्प दाब का अवनमन, सापेक्षिक अवनमन, उसके बाद था क्या कहते हैं क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या पढ़ेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो देखिए, ऑस्मोटिक प्रेशर को पढ़ने से पहले हम लोग जो आज पढ़ने वाले हैं वो आपके सामने है टॉपिक, उसका नाम है ऑस्मोटिक, ऑस्मोसिस। देखिए, अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में इसको बोलते हैं प्रासरण। पराशरण, ये प्रासरण होता क्या है समझिएगा सब आदमी। जैसे यहां एक कंटेनर है, ठीक है, और इस कंटेनर को हम लोग क्या करते हैं, 2 भाग में इसको डिवाइड किया गया कंटेनर को। ठीक है, अब देखिए, यह यहां पर एक एसपीएम लगा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं एसपीएम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, या अगर हिंदी में कहेंगे तो अर्ध पारगम्य झिल्ली। अर्ध पारगम्य झिल्ली, कहीं ना कहीं आप लोग बायोलॉजी में नाम सुने होइएगा। कहाँ नाम सुने होइएगा? बायोलॉजी में आप लोगों ने कहीं ना कहीं इसका नाम सुने होइएगा, एसपीएम, अर्ध पारगम्य झिल्ली। अब आप लोग देख सकते हैं कि यह जो अर्ध पारगम्य झिल्ली है, ठीक है, आप यहाँ से देखिए कि यहाँ पे इसमें सॉल्वेंट है, इसमें क्या है? सॉल्वेंट है। देखिए, इसमें जो रखा हुआ है यह प्योर सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट मतलब कह सकते हैं शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक। और यहां जो हम लोग कहेंगे इसमें है सॉल्यूशन, इसको हम लोग बोलते हैं विलियन। क्या बोलते हैं? विलियन। देखिएगा सब आदमी ध्यान से, होता क्या है कि अगर प्योर सॉल्वेंट के पार्टिकल्स इस एसपीएम से होकर के इधर से इधर की ओर पास हो रही है, समझें, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं, कौन सा प्रोसेस? ऑस्मोसिस, प्रासरण। मतलब प्रसरण जो होता है वह एक ऐसा प्रोसेस है जिससे होकर केवल और केवल
विलायक के कण ही पास करेंगे सेमी परमेबल से होकर के, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होकर के, अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर के, केबल और केबल क्या पास करेगा, तो केबल और केबल आपको बता दें कि जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स है, ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल्स वह पास करेगा। प्योर सॉल्वेंट से कहाँ की ओर पास करेगा, सॉल्यूशन की ओर, बिलियन की ओर पास करेगा। बात समझ में आ रही है, क्लियर है बातें? समझिए परासरण होता क्या है, यहाँ लिखा हुआ है ऑस्मोसिस इज अ प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है, फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन। लोअर से कहाँ की ओर, हायर कंसंट्रेशन की ओर, अधिक माने कम से कम सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर जब प्योर सॉल्वेंट पास करेगा सेमी मेम्ब्रेन से होकर के, तो यह प्रोसेस आपको क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस कहलाता है, या इसको लोग परासरण कहते हैं। परासरण को समझने के लिए बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है, आप लोग किशमिश या चना, बादाम जो होता है ना, उसको आप फूलने के लिए रखते हैं। तो जैसे आप बादाम को फूलने के लिए रखते हैं चना को, तो क्या होता है, देखिएगा रात भर एकदम पानी में जैसे फूलने के लिए रखिएगा तो वह पानी पी पी करके मोटा जाता है, और मोटा करके सुबह देखिएगा एकदम फूला हुआ रहता है, किशमिश हो या चना वगैरह जो होता है, देखिएगा। तो उसमें जो प्रोसेस हो रही है वो कैसा प्रोसेस है, परासरण। कैसा प्रोसेस है, ऑस्मोसिस या परासरण। बात समझ रहे हैं? हाँ, ये सब अच्छा एग्जाम्पल है जो हम लोग डेली लाइफ में इस एग्जाम्पल का यूज़ करते हैं, देखते हैं। हिंदी में अगर बात करें तो हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं कि देखिए, वह प्रक्रम जिसमें शुद्ध विलायक के अणु अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर विलयन में प्रवेश करता है, उसे परासरण कहते हैं। वह प्रक्रम जिसमें शुद्ध विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर विलयन में प्रवेश करता है उसे परासरण कहते हैं। बात समझ गए? तो मैंने अभी बता दिया था, चना वगैरह का जो फूलना हम लोग रख देते हैं वो आपको क्या कहलाता है, वो आपको परासरण कहलाता है। क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। बात समझ रहे हैं ना? कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। समझ गया? ऑस्मोसिस इज अ प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। किससे होकर के? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होकर के पास करता है। लोअर कंसंट्रेशन टू हायर, मतलब कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर यह पास करता है, उसे ही हम लोग परासरण कहते हैं। तो परासरण का टॉपिक आप लोग समझ गए होइएगा। बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। और सबसे बड़ी खासियत के परासरण को हम लोग रोक सकते हैं, आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, परासरण के बाद एक टॉपिक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? जिसको लोग रोक नहीं सकते हैं, और वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर होगा, मतलब अधिक सांद्रण से कम सांद्रण की ओर होगा, उसको हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं। हिंदी में उसको हम लोग विसरण कहते हैं। क्या कहते हैं? विसरण। समझ गए? हाँ, जैसे अगरबत्ती का धुआं, अगरबत्ती का जो धुआं फैल रहा है वो क्या है? विसरण है। सेंट, परफ्यूम जो हम लोग यूज करते हैं, अभी शादी विवाह का समय चल रहा है, नहीं, हाँ, भले शर्ट कितना भी गंदा क्यों ना हो, 4 दिन से खींचा हुआ क्यों ना हो, प्रेस हो या ना हो, लेकिन जैसे ही शादी में पार्टी फंक्शन में जाना है तुरंत परफ्यूम निकालते हैं, आह आह, छींट लेते हैं तुरंत, ताकि बगल वाला के बगल से जो गुजरे ना, सूंघते लगे कि वाह रे वाह क्या परफ्यूम है। समझ गए? हाँ, पता है यहाँ जो इंद्र मेला लगता है, उस इंद्र मेला में क्या करता है, लोग जो जाते हैं ना परफ्यूम छीट करके, तो कुछ जो छोरा सब रहता है वो सब जाएगा, एकदम देह में देह रगड़ लेता है, कहला कि उसका परफ्यूम उसके भी शर्ट में आ जाएगा,
बुझ रहे हैं? हाँ, तो कहने का सेंस हुआ ये सब जो परफ्यूम का है, इसका सेंट हुआ, खुशबू हुआ, अगरबत्ती का खुशबू धुआं हुआ, ये सब सारे के सारे आपको क्या कहलाता है? तो ये सब टोटल के टोटल क्या कहलाते हैं? विसरण कहलाता है। तब हम अंतर पढ़ेंगे, डिफरेंस पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है या बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछ देता है डिफरेंस बिटवीन, आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछ देता है डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड क्या कहते हैं, डिफ्यूजन, प्रासरण तथा विसरण में अंतर स्पष्ट करें। देखिए, इट इज लिमिटेड ओनली टू द लिक्विड मीडियम। ऑस्मोसिस जो है वह केवल लिक्विड मीडियम में होता है, द्रव मीडियम में। डिफ्यूजन अकर्स इन लिक्विड, गैस एंड इवन सॉलिड। डिफ्यूजन जो है वो सॉलिड में भी हो सकता है, गैस में भी हो सकता है और द्रव में भी हो सकता है। बात समझ रहे हैं? हाँ, तो पहला पॉइंट समझ गए कि ऑस्मोसिस केवल लिमिट होता है, वो लिमिटेड ओनली लिक्विड में होगा ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन लिक्विड में भी हो सकता है, गैस में भी हो सकता है और सॉलिड में भी हो सकता है। सेकंड में कह रहा है रिक्वायर्स सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इसमें ऑस्मोसिस में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की ज़रूरत होती है, मैंने आपको बताया था इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की ज़रूरत होती है, लेकिन डिफ्यूजन में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की ज़रूरत नहीं होती है। थर्ड में कहता है डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स डिजोल्व इन द सॉल्वेंट। यह जो है ऑस्मोसिस वह सॉलिड पार्टिकल्स के माने जो सॉल्वेंट में सॉलिड पार्टिकल्स डिजोल्व है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन मैं बात करूं डिफ्यूजन का तो डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंस ऑफ अदर पार्टिकल्स। समझ गए? यह जो डिफ्यूजन है वह किस पे डिपेंड करता है? अदर पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट में है रिक्वायर्स वाटर फॉर द मोमेंट ऑफ पार्टिकल्स। इसमें ऑस्मोसिस में वाटर के जो मोमेंट होता है पार्टिकल्स, इसकी रिक्वायरमेंट होती है, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद कहता है ऑस्मोसिस ओनली द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कैन डिफ्यूज। इसमें केवल और केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ही क्या होते हैं? डिफ्यूज होते हैं, बट इसमें सॉल्वेंट भी हो सकता है और सॉल्यूट भी हो सकता है, दोनों के दोनों मॉलिक्यूल्स इसमें डिफ्यूज होते हैं। क्लियर है बातें? नेक्स्ट में है ऑस्मोसिस में कि द फ्लो ऑफ पार्टिकल्स अकर्स ओनली इन वन डायरेक्शन। इसमें आप देखोगे ऑस्मोसिस केवल एक ही डायरेक्शन में जाएगा। जैसे सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट से कहाँ की ओर जाएगा? सॉल्यूशन की ओर जाएगा, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की ओर जाएगा। तो यह केवल और केवल एक ही डायरेक्शन में मूव करता है। लेकिन अगर डिफ्यूजन की बात करेंगे तो यह ऑल डायरेक्शन में मूव करता है। क्या अगरबत्ती को धुआं जो है हम कहेंगे खाली इधर जाएगा क्या? ना ना, अगरबत्ती का धुआं अगर है तो वह पूरे रूम में न फैल जाएगा जी, अगल बगल चारों तरफ फैलता है, ऐसा थोड़ी हम कहेंगे नहीं एक साइड जाओ, ऐसा नहीं हो सकता है। तो वो डिफ्यूजन है। डिफ्यूजन का कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है, बट मैं बात करूं ऑस्मोसिस का तो इसका डायरेक्शन फिक्स होता है। बात समझ रहे हैं? हाँ, यह केवल एक ही डायरेक्शन में जाएगा। कहां से कहां की ओर? कहां से कहां की ओर जाएगा बताइए? सॉल्वेंट से सॉल्यूट की ओर जाएगा। कहां से कहां की ओर जाएगा? सॉल्वेंट से सॉल्यूट की ओर जाएगा। बात समझ गए? हाँ, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो चलते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग देखिए, अब जो हम लोग देखेंगे अभी देखिए हिंदी में लिखा हुआ है प्रसरण। यह एक अर्धपारगम झिल्ली के पार पानी के अणुओं की गति है। अर्धपारगम झिल्ली पानी के अणुओं को तो पार कर देती है लेकिन अन्य अणुओं को पार नहीं होने देती। अभी बताए थे पानी उच्च सांद्रता से क्या कहते हैं निम्न सांद्रता की ओर गति करता है। और उदाहरण के लिए कोशिका की झिल्ली के पार पानी का प्रवेश। विसरण में यह किसी भी माध्यम में अणुओं की सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करता है। ठीक है, यह उच्च सॉरी इसमें यह थोड़ा सा गलती यहाँ पर होगा, निम्न से उच्च की ओर। इसमें क्या हो जाएगा? निम्न से उच्च की ओर, और इसमें जो है सो उच्च से निम्न की ओर होगा। ठीक है, ये वाला सही है, इसमें थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर जाएगा। ठीक है, यह अर्धपारगम झिल्ली के पार भी हो सकता है लेकिन आवश्यकता नहीं है। इसमें अर्धपारगम झिल्ली की कोई आवश्यकता नहीं होती है। यह विलयन और विलायक दोनों के लिए हो सकता है। यह केवल और केवल विलायक के लिए होता है, बताए थे आपको। उदाहरण के लिए हवा में गैसों का मिश्रण, यह एक घोल में विलय का प्रसरण है। बात समझ गए? चलिए, तो दोनों बात हम लोग समझ गए, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। यहाँ तक इन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कोई कठिनाइयाँ नहीं है। अब जो हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम होगा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली।
क्या कहते हैं? अर्ध पारगम्य झिल्ली। समझ गए? तो देखिए अर्ध पारगम्य झिल्ली क्या होता है, सब आदमी देखते हैं। ठीक है, अर्ध पारगम्य झिल्ली किसको कहते हैं? तो यह एक ऐसा झिल्ली है जिससे होकर केवल और केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल्स, केवल और केवल विलायक के कण पार होता है। किसके कण? केवल और केवल विलायक के कण ही पास कर सकता है। उसे हम लोग बोलते हैं क्या? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ओनली विलायक के, ओनली सॉल्वेंट के पार्टिकल्स लिखा हुआ है। ए मेम्ब्रेन दैट अलाउ certain substances like water to pass through but restrict the movement of other like larger molecules or ions। मतलब इससे होकर के केवल और केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल्स ही पास हो सकते हैं, सॉल्यूट के पार्टिकल्स पास नहीं होते हैं। तो हम लोग इसको हिंदी में कह सकते हैं कि वह झिल्ली जिससे होकर केवल विलायक के अणु पास होता है या गुजरता है, उसे अर्ध पारगम्य झिल्ली कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अर्ध पारगम्य झिल्ली कहते हैं। जैसे पर्चमेंट झिल्ली कहते हैं, पर्चमेंट पेपर, ये सब क्या है? अर्ध पारगम्य झिल्ली। पर्चमेंट पेपर हो गया, ठीक है, हाँ, आयरन सल्फेट का हो गया, तो ये सब सारे के सारे क्या है? पर्चमेंट पेपर है। अंडा का नहीं होता है झिल्ली, वो सब सारे के सारे क्या है? अर्ध पारगम्य झिल्ली है, जिससे होकर केवल और केवल विलायक के पार्टिकल ही पास हो सकते हैं, सॉल्यूट विलायक के नहीं, सॉल्यूट के पार्टिकल्स पास नहीं होता है, ओनली सॉल्वेंट के पार्टिकल्स पास होते हैं। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जान गए आप लोग। चलिए यहाँ तक इन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं है। अगला जो हम लोग पढ़ेंगे, अब हम लोग आते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर पे। इसको बोलते हैं प्राशरण दाब। देखिए मच्छरवा जो है ना, वो आकर के देखो शेयर वाला बटन पे छू दिया, देख लीजिए प्रिपेयरिंग टू एक्सपर्ट होने लगा। बताओ मच्छरबों को रहा नहीं जाता है, वो भी आकर के पढ़ाना स्टार्ट कर देता है, कोनो चीज़ को शेयर कर देता है। बताइए, ये तो गलत बात है ना। आइए आइए, अरे जल्दी से भैया प्रिपेयर हो ना। कब तक प्रिपेयरिंग लिखोगे बताओ? हाँ हटाओ। देखिए इसको हम लोग कहेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर कौन सा प्रेशर? ऑस्मोटिक प्रेशर। देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है समझिए। इसको हम हिंदी में कहते हैं प्राशरण दाब। अभी जो हमने आपको पढ़ाया था, क्या बताया था अभी? कि यहाँ एक कंटेनर लेते हैं, अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा था। इसमें इसको अर्ध पारगम्य झिल्ली SPM से जोड़ देते हैं। यहाँ पर सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं और यहाँ पर सॉल्यूशन के पार्टिकल्स हैं। क्लियर है? अब यहाँ से जो इधर पास हो रही है पार्टिकल्स, किसके? सॉल्वेंट के। ये सॉल्वेंट है, विलायक है, और ये विलयन है, जिसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन विलयन, और ये हो गया विलायक। तो विलायक के कण अभी हम आपको बताए थे पार्टिकल्स, अर्ध पारगम्य झिल्ली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन SPM से होकर के सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की ओर जा रही थी। यह प्रोसेस कहलाया ऑस्मोसिस। अब क्या हुआ, इस सॉल्यूशन वाले पोर्शन पे एक प्रेशर डाल दिया गया, प्रेशर लगा दिया गया, और उतना ही प्रेशर लगाया गया, उतना ही प्रेशर इसमें लगाया गया जितना इसको जरूरत था कि ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस हो रहा है उसको रोक दिया जाए।
मतलब कहने का सेंस है कि जितना प्रेशर को लगाने से, दाब को लगाने से, प्रेशर को लगाने से यह जो प्रोसेस है ऑस्मोसिस प्रोसेस, जो सॉल्वेंट से सॉलिड के लिए और सॉल्यूशन की ओर पार्टिकल जा रहा था, उसको रोकने के लिए जितनी भी प्रेशर की ज़रूरत होती है, दाब की ज़रूरत होती है, उसी दाब को या उसी प्रेशर को हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर या प्रसरण दाब कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? फिर से समझिए, पानी का जो कण है, पानी की अणु है, वो कहाँ से कहाँ जा रहा है? पानी का अणु सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की ओर जा रहा है, तो इसको रोकना है। इस प्रोसेस को हमने कहा था ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस को प्रोसेस को रोकेंगे तो जितना यहाँ पर प्रेशर लग रहा है उतना तो यहाँ भी लगाना होगा ना। तब तो अगर यहाँ पर 30 लग रहा है तो यहाँ पर 30 लगाना होगा, यहाँ पर 20 एटीएम लग रहा है तो यहाँ भी 20 एटीएम लगाना होगा, तब तो इधर से पानी इधर जाना बंद हो जाएगा। तो यहाँ जितनी भी प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है, जिस प्रेशर को लगाने से यह रुक जाएगा प्रोसेस, ऑस्मोसिस का प्रोसेस रुक जाता है, ऑस्मोटिक प्रसरण दाब माने प्रसरण की जो क्रिया होती है, ऑस्मोसिस की क्रिया, वो रुक जाती है। उसी दाब को हम लोग प्रसरण दाब कहते हैं, और उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? पाई से। किससे सूचित करते हैं? पाई से सूचित करते हैं। तो देखिए प्रसरण दाब क्या कहता है, समझिए शब्द में। ऑस्मोटिक प्रेशर इज द प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप, कहता है वह दाब जिससे परासरण की क्रिया रुक जाती है, उसे प्रसरण दाब कहते हैं। समझ गए? जिस दाब से प्रसरण की क्रिया रुक जाएगी उसे प्रसरण दाब कहेंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर इज द प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप वाटर फ्लो डिफ्यूजन। अभी बताए थे कि वाटर का जो है सो इधर से इधर की ओर जाना बंद हो जाएगा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होकर के जाना। तो इस प्रोसेस को ही जितना हम प्रेशर लगाएंगे वही प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाएगा, वही दाब प्रसरण दाब कहलाएगा। तो प्रसरण दाब की क्रिया आप लोग जान गए होइएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर जान गए होइएगा, प्रसरण दाब हम लोग किसको कहते हैं वो जान गए होइएगा। चलिए, प्रसरण दाब में हम आपको कुछ आगे और बता रहे हैं। आगे क्या बता रहे हैं तो समझिएगा समझ में, ठीक है? आगे जो हम लोग प्रसरण दाब में पढ़ेंगे ऑस्मोसिस में, उस समझिए क्या कह रहा है। क्या कहता है इसमें कि जो प्रसरण की क्रियाएं होती है, देखिए एक था चार्ल्स और एक था बॉयल। बॉयल वांट के नियम से, ठीक है, एक है बॉयल और दूसरा कौन है? चार्ल्स। समझें? हाँ चलिए, देखिए क्या कहता है, बॉयल वांट के नियम से। हाँ, बॉयल्स वांट
वांट ऑफ कर दो, वांट ऑफ रूल। देखिए क्या कहता है, वांट ऑफ रूल कहता है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसी भी सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर, किसी भी विलयन का प्रसरण दाब, वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके सांद्रण के, सी, ठीक है, सांद्रण के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसी भी सॉल्यूशन का, किसी भी विलयन का ऑस्मोटिक प्रेशर, प्रसरण दाब, वह उसके सांद्रण के, कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, एट द कांस्टेंट टेम्परेचर। हाँ, एक चीज याद रखिएगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। एट द कांस्टेंट टेम्परेचर द osmotic pressure of solution is directly proportional to concentration of its solution। मतलब स्थिर ताप पर किसी विलयन का प्रसरण दाब उसके सांद्रण के समानुपाती होता है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। तो प्रसरण दाब हो गया कौन चीज, पाई, अभी बताए थे, इसको नोट करते हैं। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, सी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, सी। तो देखिएगा हम लोग क्या कह रहे हैं, लिखेंगे पाई, ये हटेगा तो इक्वल टू हो जाएगा, और इस इक्वल टू के जगह पर आता है कौन चीज, आर, सॉरी, पहले आप इसको इतना लिखिए, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। सेकंड में कहता है चार्ल्स वांट हाफ रूल, ठीक है, मतलब चार्ल्स वांट हाफ नियम। ये क्या कहता है, ये कहता है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, देखो यहाँ पर जस्ट उल्टा है, उसमें था कांस्टेंट टेम्परेचर, इसमें कांस्टेंट है कौन चीज, कंसंट्रेशन, मतलब स्थिर ताप था वहां पर, और यहाँ पर स्थिर का सांद्रण हो जाएगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के। किसके होते हैं, डायरेक्टली टेम्परेचर के। इसको इक्वेशन मान लेते हैं सेकेंड, क्या मान लेते हैं, सेकेंड। अब देखिए आपको कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि फ्रॉम, ठीक है, इक्वेशन 1 और 2, समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है, क्या हो जाएगा, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहां पर है टी, और यहां पर क्या है, सी, या तो पहले सी लिख दीजिए और टी, सी इंटू टी। अब देखिए पाई हटता है तो प्रोपोर्शनल तय करता है इक्वल टू, और इसके बदले कांस्टेंट आता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, यहाँ पर आ जाएगा आर, क्या आ जाएगा, आर सी टी। इसको हम लोग लिख सकते हैं पाई इक्वल टू आर, सॉरी, सी आर टी लिख सकते हैं। चलिए देखिए, देखिएगा ध्यान से, हाँ, अब इसको हम लोग ऐसे करके लिखेंगे, पाई, देखो C जो होता है ना, C इक्वल टू क्या होता है, C इक्वल टू होता है N/V, सांद्रण इक्वल टू N/V, मोल नंबर ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिए पाई इक्वल टू इसके जगह पर क्या लिखेंगे, N/V इंटू आर टी, या इसको लिख सकते हैं पाई भी बराबर NRT, यस या नो। पाई हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर, भी हो गया वॉल्यूम, N हो गया मोल नंबर ऑफ सॉल्यूट, R हो गया क्या कहते हैं उसको, ये कांस्टेंट, गैसेस कांस्टेंट, और T हो गया टेम्परेचर। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा पाई भी इक्वल टू होता है NRT। अगर अब आपको कभी भी ऑस्मोटिक प्रेशर कहेगा निकालने के लिए पाई इक्वल टू, तो N/V इंटू RT, या नहीं तो ये भी फार्मूला का हम लोग यूज कर सकते हैं।
CRT। जब आपको कंसंट्रेशन दे देगा तो सीधा CRT का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, CRT। समझ गए? इससे आपको ऑस्मोटिक प्रेशर निकल जाएगा। बॉयल वांटहॉफ के नियम से उन्होंने कहा था कि पाई जो है ऑस्मोटिक प्रेशर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के सोल्यूशन की। ये हमने लिख दिया, सीधा समानुपाती होता है। और उसके बाद क्या, प्रसारण दाब जो होता है वो सीधा समानुपाती होता है ताप के। इसमें ताप स्थिर था, इसमें सांद्रण स्थिर होगा। मतलब स्थिर ताप पर होता है प्रसारण दाब विलयन के सांद्रण के सीधे समानुपाती। और इसमें हम लोगों ने पढ़ा कि स्थिर सांद्रण पर होता है। कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट कौन चीज, कंसंट्रेशन। तो पाई भी इक्वल टू हो गया nRT या पाई इक्वल टू हो गया N/V इंटू RT। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने पढ़ लिया ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या पढ़ लिया? ऑस्मोटिक प्रेशर। उस पर हम न्यूमेरिकल के लिए चलेंगे बाद में, पहले थ्योरी खत्म कर लेते हैं, एक दिन न्यूमेरिकल क्लास पूरा लेंगे इस पर। देखिए, एन आइसोटोनिक सॉल्यूशन इज वन दैट हैज द सेम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट एंड वाटर एज द बॉडी फ्लूइड्स और सेल इज सराउंडेड। कहता है कि वह सॉल्यूशन या ये जो होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, वह सॉल्यूशन है जिसमें जो का ये है सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है, उसकी कंसंट्रेशन जो होती है वो सेम होता है, एक समान होता है। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं समपराशरी विलयन। क्या बोलते हैं? समपराशरी विलयन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन ऐसे विलयन जिनका प्रसारण दाब समान ताप पर समान हो, समपराशरी विलयन कहलाते हैं। इसकी मोलरता सांद्रता समान होती है एवं यह अर्धपारगम्य झिल्ली प्रसारण की प्रक्रिया को प्रदर्शित नहीं करती है। रक्त में मौजूद नमक का घोल, देखिए आइसोटोनिक क्या होता है, तो कहता है जो ब्लड है ना, उस ब्लड में जो नॉर्मल सलाइन होते हैं नहीं, उसमें 0.9% NaCl होता है। तो लिखा हुआ है रक्त में मौजूद नमक का घोल और 0.9% NaCl के घोल आइसोटोनिक घोल के उदाहरण है, जो कोशिका झिल्ली के पार पानी के प्रवाह को रोकता है। दैट मीन्स ए कॉमन एग्जाम्पल इज साइकोलॉजिकल सलाइन विच इज 0.9 NaCl सॉल्यूशन अबाउट 308। देख रहे हैं ना इधर, ये आइसोटोनिक एग्जाम्पल है। एक बात और याद रखिएगा, अभी ये ऑस्मोटिक से हमको याद आया। आप लोग जनरली एक नॉर्मल एक चीज देखते होइएगा कि जब भी कोई एक्सीडेंट करता है, क्या करता है? एक्सीडेंट। तो एक्सीडेंट जब करता है तो आप जब हॉस्पिटल में जाओगे तो उसको सीधा सबसे पहले सलाइन चढ़ाया जाता है। क्यों? वो जो स्टाफ होते हैं हॉस्पिटल स्टाफ, वो सबसे पहले क्या करेंगे? सलाइन को चढ़ाएंगे। वो जो एक्सीडेंट हुआ व्यक्ति है उसको सलाइन दिया जाता है, सबसे पहला काम वो वही करते हैं। क्यों? ऐसा कभी आपने सोचा है? हाँ, क्यों? क्योंकि जैसे ही एक्सीडेंट होता है तो बॉडी से ब्लड काफ़ी ज़्यादा गिर जाता है, और जब ब्लड काफ़ी ज़्यादा गिरता है तो प्रोसेस क्या होती है कि उस के जो ऑस्मोटिक प्रेशर है सोल्यूशन ये ब्लड का, वो क्या होने लगेगा? डाउन होने लगेगा उसके बॉडी से। और जब ऑस्मोटिक प्रेशर गिरने लगेगा, प्रसारण दाब गिरने लगेगा, तो वो व्यक्ति मर भी सकता है। तो उसको मेंटेन करने के लिए, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, समझें, ये जो है सो उसको नॉर्मली तौर पे पेशेंट को सलाइन चढ़ाया जाता है एक्सीडेंट वगैरह के केस में। नॉर्मली जहाँ भी अगर लगता है कि नहीं इसका जो है सो ऑस्मोटिक प्रेशर लो हो गया, तुरंत उसको सलाइन दिया जाता है। बात समझ गए? तो ये था आपका कौन चीज़, ये क्या है? सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे, देखिएगा ध्यान से, सॉल्यूशन दैट हैज अ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ, अच्छा इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटोनिक। क्या बोलते हैं? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। चलिए, इसको बोलते हैं, देखिए ये आपका है हाइपोटोनिक। यह एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट कंपेयर टू द अनदर सॉल्यूशन। इट इज सेपरेटेड बाय अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। मतलब इसमें जो कंसंट्रेशन होता है सॉल्यूट का वो कम होता है कंपेयर देन सॉल्वेंट के या अदर सॉल्यूशन से। अगर हम लोग कंपेयर करेंगे, जैसे दो सॉल्यूशंस हैं तो दोनों सॉल्यूशन का अगर समान हो जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर तो वो आपको कहेगा आइसोटोनिक। लेकिन जब दोनों समान ना हो, एक का कम हो जाए, तो वह कहलाएगा कौन चीज़? हाइपोटोनिक। समझे? अगर एक का
जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूट का वो दूसरे सॉल्यूशन के कंपेयर में कम हो जाएगा तो वह कहलाता है हाइपोटोनिक। ठीक है, हाइपोटोनिक, जिसमें विलय की सांद्रता को उसका द्रव्य की तुलना में कम होती है। और इसी में हम लोग पढ़ेंगे हाइपरटोनिक। क्या पढ़ेंगे? हाइपरटोनिक। इसमें कहता है ए कॉमन एग्जांपल जो होता है सलाइन 0.45% सलाइन सॉल्यूशंस, जो हाफ नॉर्मल सलाइंस को कहते हैं, विच इज हाइपोटोनिक टू द ह्यूमन बॉडीज फ्लूइड्स। शुद्ध पानी एक हाइपोटोनिक विलयन है क्योंकि इसमें कोई विलय नहीं होता है। यदि आप लाल रक्त कोशिका को शुद्ध पानी में रखते हैं तो कोशिका फूल जाएगी और फट जाती है। ठीक है, तो हाइपोटोनिक बुझ गया ना। जैसे मैंने 2 सॉल्यूशन लिया, 2 सॉल्यूशन में से एक सॉल्यूशन का जो ये है सॉल्यूट का कंसंट्रेशन, सांद्रता, वो कम हो जाए, तो जिसका कम होगा उसको बोलेंगे हम लोग हाइपोटोनिक। उसी में क्या होगा, एक का जो कंसंट्रेशन है वो हाई होगा, तो जिसका लो होगा वो हाइपोटोनिक, और जिसका हाई होता है उसको बोलते हैं हाइपरटोनिक। इसको बोलते हैं अति प्रासरण, हिंदी में कहते हैं अति प्रासरण। इसको हम बोलते हैं हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक। ठीक है, और ये है आपको बता दें अति प्रासरण, अति परासरण या अति प्रासरणी विलयन भी हम लोग इसको कह सकते हैं। तो देखते हैं इसमें लिखा हुआ है सॉल्यूशन दैट हैज अ हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट कंपेयर टू द अनदर सॉल्यूशन। मतलब 2 सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन लो हो गया, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन इसके कंपेयर में इसका सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन लो हो गया, तो इसको कहेंगे, जिसका लो हो जाएगा कंसंट्रेशन उसको कहते हैं हाइपोटोनिक, और जिसका कंसंट्रेशन हाई होगा उसको कहेंगे हाइपरटोनिक। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, आपके पास 2 सॉल्यूशन है, यहाँ एक सॉल्यूशन है और यहाँ एक सॉल्यूशन है। इसका जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट इसका जो कंसंट्रेशन है वो लो है, लो कंसंट्रेशन, मतलब इसकी सांद्रता कम है। कंसंट्रेशन मतलब सांद्रता, इसकी सांद्रता कम है, तो जिसका सांद्रता कम होगा इसको हम लोग बोलेंगे हाइपोटोनिक। और इसमें जो है सॉल्यूट, इसकी कंसंट्रेशन हाई है, हाई कंसंट्रेशन। ये इसमें जो सॉल्यूट होते हैं, जैसे इसका सांद्रता अधिक होता है, सांद्रता क्या होती है? अधिक होती है, तो इसको हम लोग कहते हैं कौन चीज? ये हाइपोटोनिक है, ये हो जाएगा हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक, अति प्रासरणीय विलयन। समझ गए? और जब दोनों का सेम हो जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों का सेम हो जाएगा सेम टेम्परेचर पे, तो उस कंडीशन में इसको हम लोग बोलते हैं कौन चीज? आइसोटोनिक, समप्रासरणीय विलयन। जिसका कम होगा उसको बोलेंगे हाइपोटोनिक, जिसका ज़्यादा होगा उसको हाइपरटोनिक, और जब दोनों का सेम हो जाएगी टेम्परेचर पर तो उसको हम लोग बोलते हैं कौन चीज़? बताइए। आइसोटोनिक, समप्रासरणीय विलयन। तो यहाँ तक इनको कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई कठिनाइयाँ, कोई तकलीफ़ें नहीं होनी चाहिए। ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का एक लास्ट बच गया है जिसको हम लोग बोलते हैं वांट हॉफ फैक्टर। क्या बोलते हैं? वांट हॉफ फैक्टर। तो वांट हॉफ फैक्टर जो होता है, वांट हॉफ गुणांक, इसको बोलते हैं वांट हॉफ फैक्टर। तो वांट ऑफ फैक्टर जो है, यह एक, इस वांट ऑफ फैक्टर को आई के द्वारा डिनोट करते हैं। अपलोड करो। आई के द्वारा डिनोट करते हैं। किसके द्वारा डिनोट करते हैं? वांट ऑफ फैक्टर को आई के द्वारा डिनोट करते हैं। अगर आपको दे दिया गया डेल्टा टी बी इक्वल टू, हमने बताया था आपको कि के बी इंटू एम होता है, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम होता है, पाई इक्वल टू सी आर टी होता है, अभी आपको बताए थे। इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं? नॉर्मल। लेकिन जब इसमें हम आई लगा देते हैं, वांट ऑफ फैक्टर लगा देते हैं सब में,
तो ये अब सब कहलाएगा एब नॉर्मल। एब नॉर्मल। अगर मैं अभी कोई भी बच्चा देख लीजिए, अगर आप उस एज के अकॉर्डिंग ठीक ठाक जा रहा है तो हम लोग बोलते हैं ये नॉर्मल बच्चा है। लेकिन आप कोई बच्चा को देख लीजिए एज से ज़्यादा बात को जानता है वो, जैसे कौन बनेगा करोड़पति में एक आया हुआ था चाणक्य शायद, या कौटिल्य लेकर के जो आए हुए था बच्चा, 5 साल का बच्चा था, लेकिन अमिताभ बच्चन भी उससे हार मान लिए। बात समझ रहे हैं ना? कहने का सेंस हुआ कि 5 साल का बच्चा के अंदर इतने सारे गुण भरे हुआ था, इतनी सारी इंफॉर्मेशन भरी हुई थी, क्या वह कभी नॉर्मल हो सकता है? नहीं, वह बच्चा कैसा था? एबनॉर्मल। सेम बातें यहाँ भी होती है। जब तक हम आई नहीं लगाएंगे, वांट ऑफ फैक्टर नहीं लगाएंगे, तब तक इसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मल वैल्यू। लेकिन जब आई लगा देते हैं तब इसको हम लोग बोलते हैं एबनॉर्मल वैल्यू। तो अब हम लोग पढ़ेंगे, एक टॉपिक आएगा जिसमें पढ़ेंगे एबनॉर्मल। क्या पढ़ेंगे? एबनॉर्मल। तो ठीक है, मोलर मास। तो एबनॉर्मल मोलर मास भी निकालना हम लोग सीखेंगे, साथ ही साथ वांट ऑफ फैक्टर भी सीखेंगे, और उसी के साथ हम उस पर जितना भी पढ़ाए हैं उस पर कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल होगा। तो ये क्लास को अब हम लोग आगे करेंगे, न्यूमेरिकल क्लास, और उसी में हम पहले वांट ऑफ फैक्टर पढ़ा देंगे, और वांट ऑफ फैक्टर पढ़ाने के बाद तब हम लोग न्यूमेरिकल क्लास की ओर चलेंगे। और इस चैप्टर से रिलेटेड मेन जितने भी सारे न्यूमेरिकल होगा हम सब पे कोशिश करेंगे एक दो न्यूमेरिकल आपको हर एक टाइप का बता दें, ताकि आपको न्यूमेरिकल में कहीं से कोई प्रॉब्लम ना हो। तो नेक्स्ट क्लास जो हम लोग मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में जो मिलेंगे वह न्यूमेरिकल के साथ मिलते हैं। सो आज की क्लास को यहीं पर रहने देते हैं। इति श्री रेवाखंडित महोदय समाप्त। फिर हम लोग कल मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और केसीसी का यह वीडियो जरूर देखते रहें, और इसी तरह से प्यार दें, इसी तरह से आप लोग इसको लाइक करें, और जो भी वीडियो अपलोड होती है कृपया करके सभी वीडियो को आप लोग देखें और अच्छे से इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।